मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के सभी लोग इस बार इस बात के इंतजार में हैं कि कब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो और कब हम बाबा जी को गद्दी से उतार के दोबारा मठ में घंटी बजाने के लिए भेजें। स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह से बरेली को ठगा गया ये आप सब लोग देख रहे हो। तमाम घोषणाएं होती हैं बजट के अंदर, मगर धरातल पर कितनी उतर रही हैं आप लोग देख ही रहे हो। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उसके बाद उन्होंने वहाँ बड़े बड़े बदलाव कर दिए। अच्छा, आप ईमानदारी से मुझे बताओ, जी। क्या बंगाल में चुनाव हुआ? क्या बंगाल में लोकतंत्र की खुलेआम हत्याएं नहीं हुई? जो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं उन्होंने 2000 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था 15-15 लाख रुपया सबके खाते में भिजवाऊंगा। 15 लाख किसी के खाते में आए? और एक घोषणा ये भी की थी कि चप्पल पहनने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे सफर करेगा। किसानों की हालत आपको पता ही है। किसान आज पूरे देश में पूरी तरह बर्बादी के मुहाने पे खड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूँ आपके साथ। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शहर बरेली के बेहद ही खास मेहमान और समाजवादी पार्टी संगठन के बरेली के कप्तान, या मैं यूँ कहूँ कि जिलाध्यक्ष श्री सुबलेश यादव जी। हाल ही में पार्टी ने दोबारा इनको एक जिम्मेदारी दी है, जिलाध्यक्ष दोबारा बनाया है समाजवादी पार्टी का। और आइए आज हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव और जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं उनकी क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से वो इसमें अपना रोल निभाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरा मन था जब आप को जिलाध्यक्ष बनाया गया दोबारा से, तो मैं काफ़ी समय से ये सोच रहा था कि कब मैं आपसे टाइम लूँ, कब मैं आपके साथ बैठूँ और मैं आपसे पूछूं कि पत्रकार साथियों के लिए तो हम लोग हर समय उपलब्ध रहते हैं जी। तो अभी जब जिलाध्यक्ष आप बने हैं दोबारा, तो क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? मतलब पहले वाली जो दौर था जब आप पहले जिलाध्यक्ष रहे थे और अभी? मैं समझता हूँ पहले परिस्थितियाँ अलग थीं जिस समय जिम्मेदारी मिली थी जी, और आज परिस्थितियाँ अलग हैं। पिछले चुनाव जब शुरू हो गया था और नामांकन का पहला दिन था, उस दिन जिम्मेदारी मिली थी, तो तैयारी करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था। मगर इस बार समय मिल गया है और उम्मीद है कि इस बार बहुत बेहतर नतीजे हम लोग 2027 के चुनाव में देंगे। बहुत लोगों में एकदम से खुशी चेहरे पे लोगों के देखने को मिली। सोशल मीडिया पे तमाम मैसेज वायरल हुए एकदम से कि सुबलेश जी को जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। संगठन के बाहर के लोग भी आपको बेहद पसंद करते हैं और आप एक मैं कहूँ कि बहुत बेहतरीन और शानदार नेता की तरह आप लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। सभी आपको प्यार करते हैं। ये जो राजनीति का सफ़र है, अगर मैं व्यक्तिगत और आपके जीवन की बात करूँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको राजनीति में आना? लोगों का प्रेम हमेशा से हम लोगों को मिला जी। और उसकी शायद वजह ये है कि हम लोग राजनीतिक रिश्ते नहीं रखते हैं, पारिवारिक रिश्ते हम लोग बनाने को प्राथमिकता देते हैं। सुख हो दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ आना जाना है, बराबर हम लोग उसमें शामिल होते रहे हैं। बात अगर राजनीति की शुरुआत की जाए तो भी ये सामाजिक रिश्तों से ही जुड़ी हुई बात है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और बीएससी का आखिरी साल था हम लोगों का, तो हमारे करीब 40-45 साथियों को उस समय फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता था उसमें फेल कर दिया गया था। चूँकि हम लोग उस समय केवल पढ़ाई करते थे, राजनीतिक भागीदारी उस समय ना के बराबर ही थी। तो हम लोग जो विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी हैं, कुलसचिव महोदय से भी मिले और तत्कालीन कुलपति महोदय से भी मिले और उनसे हम लोगों ने कहा कि ये गलत तरीके से फेल किया गया है। और आमतौर पे आपने देखा भी होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बच्चे जल्दी फेल नहीं होते हैं। तो हम लोग मिले, हमने कहा, मांग की कि इसमें जो है बच्चों को पास किया जाए जिससे उनका भविष्य अंधकार में ना हो। जी। बहरहाल उस समय हम लोगों की सुनवाई पहले चरण में नहीं की गई। तो हम सब दोस्त इकट्ठे हुए और लगभग 200 सवा 200 स्टूडेंट्स थे सारे लोग। हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि 2 दिन बाद हम लोग विश्वविद्यालय पर हड़ताल करेंगे और धरने बैठ जाएंगे। तो और फिर हम लोग थोड़ा अन फैकल्टीज़ में भी घूमे और वहाँ सब स्टूडेंट से बात की। तो हम लोगों ने लगभग 600-700 लोगों ने विश्वविद्यालय पे धरना किया
और धरने का परिणाम ये आया कि कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय ने हमारी बात भी सुनी और दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराया। और ये रोहिलखंड विश्वविद्यालय का एक पहला इस तरह का इतिहास आपको पढ़ने मिलेगा जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षा दोबारा से कराई गई हो। ओके। तो परीक्षा हुई और सारे जो छात्र उस समय अनुत्तीर्ण हो गए थे उन सबको उत्तीर्ण घोषित किया गया और वो पहली लड़ाई हम लोगों ने राजनीतिक लड़ी और उसमें जीत हासिल की। तो उसके बाद हम लोग राजनीति में सक्रिय हो गए। समाजवादी छात्र सभा का महासचिव बना दिया गया पहले, उसके बाद छात्र सभा के जिलाध्यक्ष बने, फिर युवजन सभा के जिलाध्यक्ष बने, फिर युवजन सभा में हम लोग प्रदेश सचिव बने और उस समय हमारे अध्यक्ष थे कुंवर शैलेंद्र सिंह युवजन सभा के। वो क्रांति रथ लेके बरेली आए थे और उत्तराखंड से बरेली के रास्ते में प्रवेश किया था जब उन्होंने जी। तो रोड के किनारे जितने कस्बे थे, हम उस समय छात्र सभा के अध्यक्ष थे, जितने कस्बे पड़े, जितने गांव पड़े, हम लोग बहुत सक्रिय रहते थे। तो हर गांव में, हर कस्बे में हम लोगों की अच्छी टीम थी। तो उत्तराखंड की जो सीमा है उस सीमा से लेकर और शाहजहांपुर वाले रास्ते पर उन्हें जाना था। एक दिन का नाइट स्टे भी था, अगले दिन उन्हें उधर जाना था। तो ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा नहीं था जहां समाजवादी छात्र सभा की तरफ से कुंवर शैलेंद्र सिंह जी का स्वागत न किया हो। तो बड़े प्रभावित हो गए थे। और जब यहाँ से हम लोगों ने उन्हें सीमा पर छोड़ा शाहजहांपुर की, तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम जो है अब बड़ी राजनीति करो, युवाओं की राजनीति करो, छात्रों की राजनीति छोड़ के और लखनऊ आके मिलना। तो हम लोग जब मिले थे तो उसके बाद उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बना दिया था। और समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद दोबारा से परिस्थितियां ऐसी बनी कि युवजन सभा का दोबारा जिला अध्यक्ष बना दिया गया और फिर युवजन सभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। बाद में पार्टी के जिला सचिव बने, जिले के महासचिव बने, जिले के उपाध्यक्ष बने और फिर पार्टी का 2017 में अध्यक्ष बना दिया गया। 19 में पार्टी के प्रदेश सचिव बन गए। उत्तराखंड का भी बीच में नगर निकाय चुनाव जब वहाँ हुआ तो वहाँ का भी प्रभारी बना के पार्टी ने भेजा। फिर प्रदेश सचिव पार्टी के बना दिए गए और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी के भी सदस्य बने थे पहले, बाद में प्रदेश सचिव बनाया गया। और इसी तरह से सफर लगातार संघर्ष का चलता रहा। लोकसभा के चुनाव आए तो लोकसभा के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को, हमें यहाँ आंवला लोकसभा का प्रभारी बनाया और आंवला लोकसभा के बाद बिल्कुल पूर्वांचल में जो बिहार बॉर्डर की सीट है सलेमपुर लोकसभा, वहाँ का प्रभारी बना के भेजा। और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस भरोसे के साथ दोनों लोकसभाओं के प्रभारी की जिम्मेदारी दी थी, दोनों लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आई। और जब हम लोग उसके बाद अभी आपने देखा ही है 22 अप्रैल को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोबारा से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है। अब उसी पे हम लोग और इस विश्वास पे भी खरे उतरे, इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे सफर को? छात्र राजनेता जब आप बने, पहली बार आप छात्र सभा के महासचिव बने, उसके बाद अब वर्तमान में आप जो है जिस ओहदे पर हैं, आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, इस पूरे सफर के दौरान कौन सी ऐसी चुनौतियां आई, कौन से ऐसे संघर्ष जो आपने देखे जिनको लगता है कि हाँ, कि अगर ये नहीं आए तो राजनीतिक जीवन हो और चाहे सामाजिक जीवन हो, बिना चुनौतियों के और बिना दिक्कतों के कभी आसानी से जीवन गुजरता नहीं है। तमाम तरह की रुकावटें भी आईं, चुनौतियां भी आईं, लेकिन अपने नेता पे चूंकि हमें भरोसा था और हमेशा अपने नेता पे ही हमने भी भरोसा रखा, तो कभी कोई ऐसी चुनौती बनी नहीं जिसकी वजह से कहीं कोई रुकावट आती रही। पाके मेहनत करने की आदत है, संघर्ष करने की आदत है। शुरू से लेकर अब तक हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। और ख़ासतौर पे जब हम लोग युवा राजनीति में थे, छात्र राजनीति में थे, मैं समझता हूँ हफ्ते में 6 दिन कम से कम हम लोग अखबारों की सुर्खियों में रहते थे और बड़ी बड़ी खबरें हम लोगों की लगती थी। और सकारात्मक आंदोलन हमने हमेशा किया, चाहे छात्र राजनीति हो, चाहे युवा राजनीति हो। कोशिश ये की कि सकारात्मक राजनीति करें हम लोग और हमेशा लोगों का ऐसा आंदोलन करें जिससे लोगों को या छात्रों को लाभ मिले। तो हम लोगों की एक अलग पहचान रही और मेहनत और संघर्ष के बलबूते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और हमें उस पहचान को आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कायम रखें, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि हम लोग लगभग
14 घंटे पार्टी के काम के लिए रोजाना देते हैं, डेडिकेशन के साथ। चाहे सुबह 7 बजे नहा धो के हम तैयार हो जाते हैं और रात के 12 बजे भी कोई आता है, लोगों ने देखा भी है, 24 घंटे टेलीफोन खुला रहता है और 12 बजे भी अगर कोई हमारे दरवाजे पे आया होगा, रात के 2 बजे भी कोई दरवाजे पे आया होगा, तो अपनी नींद छोड़ के उस व्यक्ति की बात भी सुनी होगी और जो मदद हमारे स्तर से हो सकती है वो मदद भी हम लोगों ने की होगी। कौन आदर्श किसे मानते हैं राजनीति में, आपका आदर्श कौन है? देखिए, हम लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय में राजनीति शुरू की थी। नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ही हमारे आदर्श हैं। अच्छा, क्या बड़ी सीख है इतने सफर के दौरान? वो एक लंबा सफर है ये, छात्र राजनीति से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इस पूरी सफर में एक कोई बड़ी सीख जो आपको मिली हो अब तक कि हाँ ये मैंने सीखा? जीवन की एक ही सीख है, कभी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए और कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस नेता के साथ आप खड़े हुए हो, जिस नेता पे आप भरोसा रखते हो या जिस पार्टी में आस्था रखते हो, कभी उस नेता का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। और चाहे आपका विरोधी भी चुनाव लड़ रहा हो और आपकी पार्टी का सिंबल उसके पास हो, तो कभी उस नेता के साथ या उस प्रत्याशी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, पार्टी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। कितना भी चाहे नुकसान आपको होने की उम्मीद हो, लेकिन पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ खड़े रहना चाहिए। संगठन ने 2027 के चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी है आपको, नगर का जो बरेली शहर है उसका कप्तान बनाया है, कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? बड़ी जिम्मेदारी है निश्चित रूप से, क्योंकि चुनावी साल है, परिणाम भी हम लोगों को देना है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का उत्साह हमारे बनने के बाद पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता ने भी जो विश्वास जताया है, यहाँ तक कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि तमाम विरोधी दलों के नेताओं ने भी खुशी जाहिर की है, तो उस भरोसे को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ विरोधी नेताओं को भी ये लगता है कि अब कोई टक्कर का आया सामने, तो इस भरोसे को बनाए रखना भी तो बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और अभी तो 14 घंटे दे ही रहे हैं जी। अगर 16 और 18 घंटे भी पार्टी का काम करना पड़ा तो उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद हैं और हमें भरोसा है और बरेली की जनता पे भी हमें भरोसा है कि इस बार समाजवादी पार्टी को 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जिताकर भेजेगी। बरेली समाजवादी पार्टी के संगठन की अगर हम बात करें तो कई रूमर्स रहते हैं, कई सारी बातें कभी कभी आगे पीछे चलती हैं। संगठन को किस तरह से मजबूत करेंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी सुखलेश यादव जी की संगठन को मजबूत करने के लिए? बरेली में पिछले कुछ समय से तमाम चीज़ें देखने को हम लोगों को मिली हैं और सच्चाई को स्वीकार करने में कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। बरेली की पहचान एक अनुशासित पार्टी के रूप में होती थी और बरेली का संगठन भी बड़े व्यवस्थित तरीके से और बड़े मजबूती के साथ जिले में चलता था। हमारा ये प्रयास है कि अनुशासन के साथ साथ बरेली में संगठन की इतनी मजबूती बन जाए कि लोग ये आने वाले समय में ये कहने को मजबूर हो जाएं कि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा अनुशासित, व्यवस्थित और मजबूत किसी पार्टी का संगठन नहीं है। हम इस तरह का काम कर रहे हैं। वो रणनीति का खुलासा आपके चैनल पर नहीं कर सकते, लेकिन उस दिशा में लगातार हमारा काम जारी है। पार्टी के मैसेज दे सकते हैं आप? पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से जा के सहयोग की भी अपील कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। जो साथी हैं या जो हमारे बाद राजनीति में जो साथी आए हैं उन सब से भी मिलके बाकायदा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट होकर, इकट्ठे होकर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में अपने स्तर से जो भी उनका योगदान हो सकता है वो योगदान प्रदान करें। क्या एक मैसेज कार्यकर्ताओं के लिए देंगे जो आपकी बरेली की जो नेता हैं और जो छोटे जो लोग हैं आपके संगठन में जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देंगे? पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं से और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं उनसे मेरी केवल एक अपील है कि बरेली जनपद में सब लोग गुटों में ना बट के, किसी नेता के अनुयायी ना बन के, सारे लोग इस चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के अनुयायी बन जाएं, माननीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश हो उसका पालन करें और प्रत्येक सीट पे चाहे वो किसी नेता के व्यक्तिगत रूप से समर्थक हों तो उस नेता के समर्थक ना होके
इस बार हर प्रत्याशी में माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा देखें और साइकिल निशान देखते हुए सारे लोग इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर उत्तर प्रदेश में एक विकास की सोच रखने वाले नेता को, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता को, नौजवानों का बेहतर भविष्य दे सकने वाले नेता को इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। और सब जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, और मैं तो ये कहूँगा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि उत्तर प्रदेश को कोई अगर विकास के रास्ते पर सबसे तेजी से आगे ले जा सकता है, उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर बना सकता है, किसानों के भविष्य को कहीं अच्छा बना सकता है, तो एक ही नेता है और उनका नाम है माननीय अखिलेश यादव जी। नहीं, ये आपने अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर दी, सब आपके समर्थन में, सब आपका सहयोग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके संगठन में बरेली शहर में अभी कुछ सुधार की जरूरत है? देखिए, संगठन एक सतत प्रक्रिया है, गलतियां भी होती हैं, उनमें सुधार भी होता है, और संगठन तो एक ऐसी चीज है जिसमें बार बार इसीलिए बदलाव किया जाता है जिससे जो खामियां रह गई हैं उन खामियों को दूर किया जा सके और सक्रिय लोग, अच्छे लोगों को आगे लाकर पार्टी की छवि को भी बेहतर बनाएं, पार्टी का काम भी बेहतर करें। इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं, तो गुंजाइश अगर कहीं भी रह भी गई होगी तो उसे हम लोग बहुत जल्दी सुधार कर लेंगे। एक आप चाहते हैं कि टीम में मजबूती आए? बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं कि ना केवल अनुशासन बने बरेली पार्टी के अंदर, बल्कि पार्टी सबसे मजबूत दिखाई भी दे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जनपद में, पूरे जनपद के अंदर, और मैं तो कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जितनी बड़ी फौज कार्यकर्ताओं की समाजवादी पार्टी के पास है, इतनी बड़ी फौज किसी पार्टी के पास नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार 2027 में सबको साथ लेके, सबको इकट्ठा करके हम लोग बेहतर परिणाम देंगे। बरेली की सबसे बड़ी समस्याएं आपको क्या लगती है? बरेली तो इन 10 सालों में समस्याओं का अंबार बन गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह से बरेली को ठगा गया, ये आप सब लोग देख रहे हो। ये बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक ये मिट्टी का खिलौना खड़ा कर दिया गया है युवका चौराहे पर, स्काई वॉक। अच्छा, स्काई वॉक, हाँ। करोड़ों रुपया इसके नाम पर बर्बाद कर दिया गया। कोई उपयोगिता आपको दिखाई पड़ रही है? वो तो सुविधा के लिए बनाया गया शायद, मुझे जहाँ तक पता है कि जब ये बन रहा था तब ये कहा गया था कि इसमें हम वेंडर्स को जगह देंगे, हाँ, और दुकानें लगेंगी जी। मगर 2 साल हो गए लगभग उसे बने हुए, और वो केवल एक पुतला बन के रह गया है, केवल एक खिलौना बन के रह गया है। उसकी कोई उपयोगिता ना तो हम लोग समझ पा रहे हैं और ना बरेली वासी समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जी स्मार्ट सिटी के नाम पर जो खेल हुआ है जी, पूरी बरेली के लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं सारी। मैं तो ये कहूँगा कि बरेली के लिए बाबा जी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया जिसके लिए बरेली वासी उन्हें याद रखें। और मैं बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं खुलेआम कहता हूँ, इस बात को भरी सभाओं में कहता हूँ कि बाबा जी का एक काम इन 10 सालों का ऐसा बता दो जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां उनके लिए याद करें। जबकि समाजवादियों का इतिहास भरा पड़ा है जी। हर सरकार के कम से कम 10 ऐसे काम हैं जिसके लिए युगों युगों तक समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों और चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हों, युगों युगों तक लोग उनके कामों को याद रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी दावे करती है, मार अखबारों में, होर्डिंग्स में, बैनर्स में, हर जगह की हमने यहाँ विकास किया, हमने ये सड़कें बनवाई, इतने पुलों का निर्माण किया, इतनी सारी चीजें। तो ये क्या सारे दावे झूठ है? झूठ के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास है ही क्या? और जब हमें याद है जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय जो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, 12 साल से ज़्यादा का समय उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बने हुए हो गया। उन्होंने 2000 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं 15-15 लाख रुपया सबके खाते में भिजवाऊंगा, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। और तीसरी घोषणा उन्होंने की थी बड़ी कि मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। और एक घोषणा ये भी की थी कि चप्पल पहनने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे सफर करेगा। आप मुझे बताओ 15 लाख किसी के खाते में आए? 12 साल में अगर उनकी बात कोई सच माना जाए तो अब तक 24 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। किसानों की हालत आपको पता ही है, किसान आज पूरे देश में पूरी तरह बर्बादी के मुहाने पे खड़ा हुआ है। आय दोगुनी करना तो बड़ी बात,
किसानों को समय पे ना तो ये खाद दे पाते हैं, ना बीज दे पाते हैं। किसानों के लिए कोई सुविधा भी अतिरिक्त ये सरकार नहीं उपलब्ध कराई गई। एक जगह कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार साथियों ने सवाल किया देश के गृह मंत्री से कि आपने ये वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ, तो बड़ी बेशर्मी के साथ देश के गृह मंत्री ने ये बयान दिया कि 15 लाख वाली बात तो केवल चुनावी जुमला थी। तो उनके लिए जनता से किए हुए वादे केवल चुनावी जुमले हैं। झूठ बोलने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता कोई दूसरा काम नहीं करते। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो बिजली व्यवस्था आजकल बड़ी चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश की। लोगों को 8 घंटे भी बिजली देखने को नहीं मिल रही है। व्यवस्थाएं सारी माननीय अखिलेश यादव जी ने की। उत्तर प्रदेश में तमाम पावर प्रोजेक्ट माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए थे। व्यवस्था उन्होंने सुधारी और क्रेडिट बाबा जी लेते रहे कि हमने बिजली व्यवस्था सरकार में आने के बाद सुधार दी। आज 10 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में एक भी पावर प्लांट नया बाबा जी ने नहीं बनवाया, एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर बात करें तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया जिससे युवाओं को रोजगार का साधन मिलता। तमाम MOI साइन करे बाबा जी ने, मगर आज तक धरातल पर कोई MOI दिखाई नहीं दे रहा है। हर साल बजट इतना लंबा चौड़ा बनाने के और तमाम घोषणाएं होती हैं बजट के अंदर, मगर धरातल पर कितनी उतर रही हैं आप लोग देख ही रहे हो। नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान खाद बीज पानी ना मिलने की वजह से परेशान है, व्यापारी सारे त्राही त्राही कर रहे हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के सभी लोग इस बार इस बात के इंतजार में हैं कि कब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो और कब हम बाबा जी को गद्दी से उतार के दोबारा मठ में घंटी बजाने के लिए भेज दें। बात तो ये भी हो रही है कि अगर बंगाल जीत गए तो फिर यूपी भी जीत लेंगे। बंगाल की परिस्थितियां अलग हैं और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग। कैसे देखते हैं आप इसको कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उसके बाद उन्होंने वहाँ बड़े बड़े बदलाव कर दिए? अच्छा, आप ईमानदारी से मुझे बताओ जी, क्या बंगाल में चुनाव हुआ? क्या बंगाल में लोकतंत्र की खुलेआम हत्याएं नहीं हुई? किस तरह से बंगाल को लूटा गया, किस तरह से बंगाल के अंदर वोटों की लूट की गई, ये किसी साथी से मैं समझता हूँ छुपा हुआ नहीं है। 2.5 लाख के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, बंगाल के बाहर के सारे अधिकारी तैनात कर दिए गए और हम तो वोटर लिस्ट में उत्तर प्रदेश में भी खामियां देख रहे हैं। SIR के नाम पर किस तरह से वोट काटे गए। मैं समझता हूं इतना लोकतंत्र की हत्या करने वाला, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला कोई चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ होगा जैसा बंगाल के चुनाव में हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हम लोग मुस्तैद हैं पूरी तरह से। जिस तरह की मनमानी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में कर ली, उत्तर प्रदेश में हम लोग उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। और 2024 का चुनाव का उदाहरण भी इस बात का है कि 2024 में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया था, उसे दूसरे नंबर की पार्टी बनाया और समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनी। इस विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। मतलब कुल मिला के इस बार जो है पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। बेहतर तो हमने 24 में भी किया, अब 24 से भी बेहतर प्रदर्शन हम लोग विधानसभा के चुनाव में करेंगे। अगर आप आंकड़े देखो तो हमारे गठबंधन की 43 लोकसभा सीटें जीत के आए हम लोग और लगभग 6-7 सीटों पर हम लोगों को जबरदस्ती हरा दिया गया। अगर वो परिणाम भी हमारे पक्ष में रहे होते, अगर वहाँ प्रशासन के बल पर बेईमानी नहीं होती तो 50 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन जीता होता। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, आप आंकड़ा जोड़ लो, हम तो लोकसभा में ही बहुमत पा चुके हैं। तो अब 27 में लोगों का भरोसा भी बढ़ा है समाजवादी पार्टी पे, हमारे नेता का भी विश्वास बढ़ा है लोगों की नज़र में, और लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से, उसकी सरकार के काले कारनामों से परेशान है। इसलिए आप देखेंगे इस बार कि हम लोग बड़े पैमाने पर सीटें जीतेंगे और अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें जीत के हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ये आरोप और प्रत्यारोप की बातें हैं, क्या बेहतर विकल्प समाजवादी पार्टी देगी उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या चाहिए ये हमारे नेता बखूबी समझते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा
69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला एक लंबे समय से लंबित है। और केवल 69,000 शिक्षकों की भर्ती की बात नहीं है, कोई भी सरकारी नौकरी का जब विज्ञापन आता है तो उत्तर प्रदेश का युवा बड़े आस और उम्मीद के साथ वो फार्म भरता है कि मेरा सिलेक्शन इस नौकरी के लिए हो जाएगा और मैं एक बेहतर जीवन जीऊँगा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी बेहतर बन सकेगा वो करूँगा। मगर परीक्षा होने के बाद कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका पेपर लीक ना हुआ हो और जो परीक्षा कैंसिल ना कर दी गई हो। तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सबसे पहले गद्दी पर बैठने के बाद 69,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां निष्पक्ष तरीके से भर्तियां नहीं होंगी, बड़े पैमाने पर भर्ती करेंगे। किसानों को जितनी मूलभूत जरूरतें हैं वो समय से उनको उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ इस सरकार ने एक और बड़ा घोटाला किया है, कोई विभाग की नियुक्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। मैं आपको आंकड़ा दे सकता हूं, सारी डिटेल दे सकता हूं। हमारी पार्टी ने एक जो पीडीए के साथ इन लोगों ने धोखा किया है उस पर बुलेटिन भी जारी किया है, मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि किस किस विभाग में नियुक्तियां निकली और वहां किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। वो सारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, हम भी ऐलानिया करते हैं, अगर उसमें कोई कमी हो तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहे कार्यवाही हम लोगों के खिलाफ कर सकती है। तो ना ये संविधान में भरोसा रखते हैं, ना लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, इनका भरोसा ही नहीं है इन सारी चीज़ों पर। तो लोगों को उम्मीद है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने तो किसानों का भी चेहरे पर रौनक दिखाई देगी, नौजवानों का भी बेहतर भविष्य होगा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले गरीब मजदूर जो इस तरह के लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो अपमानित लोग हैं, वो भी सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश में शान के साथ रहेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी के लोग जब सत्ता में थे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता था, अभी हमने व्यवस्थाएं सुधारी है, कानून व्यवस्था को लेकर के जो पुलिस है और प्रशासन है बहुत सक्रिय है। मैंने पहले भी कहा, सिवाय झूठ बोलने के भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई दूसरा काम नहीं करते। आपको याद होगा जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में कोई किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिली। आपको याद होगा उन्होंने एक योजना चलाई डायल 100 जी, और उस डायल 100 की मॉनिटरिंग लखनऊ से होती थी और ऐसे स्पॉट्स पे गाड़ी खड़ी होती थी जहां से घटना स्थल पर आसानी से गाड़ी पहुंच जाया करे। और जिन लोगों ने उस सुविधा का लाभ लिया उन्होंने देखा होगा कि जैसे ही आप डायल 100 करते थे, कोई पीड़ित डायल 100 डायल करता था तो 15 मिनट के अंदर गाड़ी उस पीड़ित तक पहुंच जाती थी, पुलिस पहुंच जाती थी। और इस 15 मिनट के दौरान भी लखनऊ से मॉनिटरिंग अलग होती थी। कम से कम 3 बार फोन करके ये पूछा जाता था कि गाड़ी पहुंची या नहीं पहुंची, और जो समय से नहीं पहुंचती थी पीआरपी वैन उसके खिलाफ कार्यवाही भी होती थी। तो 15 मिनट के अंदर अगर प्रत्येक स्पॉट से गाड़ी पहुंच जाएगी घटना स्थल तक तो बताओ कानून व्यवस्था सही होगी या नहीं होगी। व्यवस्थाएं सारी माननीय अखिलेश यादव जी की थी, गाड़ियां तो आज भी चल रही है। वो व्यवस्थाएं मैं अभी बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। व्यवस्थाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने की और जब सरकार बदली तो आज की स्थिति क्या है, आप घंटों फोन करते रहिए, पीआरबी वैन वहां नहीं पहुंच सकती घटना स्थल पर आसानी से। कई टेलीफोन करेंगे तब कहीं जाकर डायल 112 जरूर कर दिया उन्होंने, 100 नंबर का 112 कर दिया, नंबर ही नहीं बदला, व्यवस्थाएं भी बदल दी। सच्चाई ये है कि डीजल तक ये सरकार उन वैन्स को उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और केवल पुलिस वैन की बात नहीं है, आपको याद होगा माननीय अखिलेश यादव जी ने उस समय 2 एम्बुलेंस सेवाएं भी शुरू की थी, एक 102 एम्बुलेंस सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा। गाड़ियां आज कबाड़ में बदल गई हैं, उनको डीजल तक ये सरकार नहीं उपलब्ध कराई। कहाँ करा पाई बताओ आप मुझे, सब कबाड़ में बदल गई। तो ये जो लोगों के जन सुविधाओं वाला काम है उसमें ये खरे ही नहीं उतर पाते। तो कानून व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने सुधरवाई और आज स्थिति ये है कि आंकड़े आप निकलवा के देख लो, कानून व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बेहतर थी, ये आज बेहतर है। आज
माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, बड़े बड़े अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अभी आपने भी देखा भी होगा और सुना भी होगा कि हाई कोर्ट ने 19 लोगों का रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन नहीं उपलब्ध कराया सरकार ने। तो ये सवाल भी तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम क्यों बचा रहे हो बड़े अपराधियों को, बड़े माफियाओं को क्यों बचा रहे हो, और तमाम निर्दोषों को किसी ने झूठी शिकायत कर दी और उनके पैर में गोली मार के या उनका एनकाउंटर करके बेगुनाहों को सजा दे दी इस सरकार ने। तो उसकी भी समय आने पर जांच भी होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि डायल 100 आने के बाद और महिला सुरक्षा के लिए 1090 आने के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है, और उसी का परिणाम है कि आज कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। बाबा जी का इसमें कोई योगदान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। अब तो तुरंत एनकाउंटर हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर ऐसा कुछ करता है। अभी हाल ही में घटना हुई वहाँ गाजियाबाद में, तो उसका लड़के का एनकाउंटर कर दिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तेजी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जब कोई मुख्यमंत्री बनता है या किसी भी प्रदेश में कोई जब मुखिया बनता है तो वो केवल एक पार्टी विशेष के लोगों का नहीं होता है, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। मगर जिस तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई इस बार इस सरकार में हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी मिसाल कोई देखने को नहीं मिलती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह से अंग्रेजी शासन में राज चलता था, उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राज कर रहे हैं। अंग्रेज भी अपने विरोधियों को कुचलने की कोशिश करते थे, और ये लोग आज़ादी में इन लोगों ने माफिया मांगी है, इसका तो प्रमाण तमाम किताबों में पढ़ने को मिलता है। तो ये लोग अंग्रेजों की व्यवस्था मानने वाले लोग हैं, ये भी अपने विरोधियों को कुचलना चाहते हैं। इसीलिए इन्हें समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हों, खास तौर पर उन्हें निशाना बना के तमाम बेगुनाहों के साथ इन्होंने इनकाउंटर किया। लेकिन समय आने पर इन सबकी जांचें होंगी। एक बात अक्सर हम लोग देखते हैं, अभी कुछ समय से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि पहले क्या होता था, पहले अगर कोई घटना हो जाती थी तो बहुत जल्दी उसके बारे में पता नहीं चलता था। आज के समय में सोशल मीडिया का दौर है, कहीं अगर कोई घटना होती है, कहीं कोई भी छोटी से बड़ी घटना होती है, कहीं कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन होता है, तो फिर हम लोग उसको सोशल मीडिया पर जल्दी घेरने लगते हैं। खास करके जो विपक्ष के नेता हैं वो सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देना, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख देना और उसको। तो क्या आप इसको मानते हैं कि सोशल मीडिया ने राजनीति का जो स्वरूप है वो बदल दिया है? नहीं, आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बड़ा फैक्टर है, और सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में बड़े बदलाव आए। पहले हम लोग टीवी पे समाचार, उसका भी समय एक निश्चित होता था, पूरे दिन समाचार नहीं चलते थे। बाद में तमाम चैनल्स आए तो दिन भर खबरें चलती थीं, लेकिन तब भी बड़े पैमाने पर भारत में लोग अखबारों पर डिपेंड रहते थे। अगले दिन सवेरे जब अखबार आता था तो तमाम जानकारियाँ मिलती थीं। मगर आज सोशल मीडिया के माध्यम से इमीडिएट हम लोगों को इंस्टेंट पता लग जाता है कि कहाँ क्या घटना हो गई। तो बड़ा बदलाव तो ये आया है, लोग सजग भी हुए हैं, जागरूक भी हुए हैं। इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीजेपी ने विपक्षी दलों के खिलाफ किया था। आज सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स की स्थिति देख लो, आज लगातार साख गिर रही है भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का जो है पसंद करने वाले लोगों का, उन्हें स्वीकार करने वाले लोगों का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है इस बात से कि आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। अब हम एक आपसे रैपिड फायर वाला करेंगे, हम आपसे पूछेंगे और आप हमें बताएंगे। आपके हिसाब से राजनीति क्या है, सेवा या करियर? सेवा। अखिलेश यादव हिंदुस्तान के विजनरी लीडर। बरेली को आप कैसे देखते हैं? बरेली सांप्रदायिक सौहार्द का शहर है। युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत। पंचायत चुनाव भाजपा डर गई इसलिए नहीं करा रही है। विकास का पैमाना माननीय अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। विपक्ष, इस समय का विपक्ष ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में रोक दिया था। आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ। कौन सी फेवरेट टीम रही आपकी अभी आईपीएल जब चल रहा था? आईपीएल में तो नहीं, लेकिन एक वक्त में सुनील गावस्कर और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को हम लोग पसंद करते। फेवरेट खिलाड़ी थे। फिल्में भी देखते होंगे? नहीं, फिल्में देखने का शौक। राजनीति के अलावा क्या शौक है आपका? घूमने का। ओके, ये बेहतर है, घूमना ज़्यादा पसंद है। जो पंचायत चुनाव वाली बात जो आपने कही, वो जो उम्मीद भी थी कि आप कुछ ऐसा ही बोलेंगे, इसीलिए मैंने पूछा भी कि पंचायत चुनाव को आप कैसे देखते हैं। समाजवादी पार्टी की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं बरेली में 2027 के चुनाव के लिए। बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं।
मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मैं समझता हूँ प्रकृति ने राजनीति में ही लाने के लिए हमें पैदा किया था। आप खुद को कैसे देखते हैं? मतलब एक नेता के रूप में देखते हैं, कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं या एक संगठनकर्ता के रूप में देखते हैं? मैं अपने आप को हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में मानता हूँ। ओके, ठीक है। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं जी। और अपना पूरा जीवन हमने माननीय अखिलेश यादव जी के लिए समर्पित कर रखा है। वो जिस परिस्थिति में रखें, जहाँ रखें, पूरा जीवन माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो बरेली में जो आने वाला वक्त है उसमें युवाओं की जो भूमिका है, क्या वो आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद और बढ़ेगी? ऐसा मुझे भरोसा है कि इस बार बरेली का युवा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। और जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें क्या सलाह देंगे आप? मेहनत, समर्पण और पेशेंस, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर कोई युवा राजनीति में आना चाहता है, इस पे अगर अमल करे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आज का युवा हम देखते हैं कि जो भी सोशल मीडिया से कनेक्ट है, जनजी टाइप के लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीति से दूरी बना रहे हैं। देखिए, राजनीति से दूरी बना के कोई नहीं रह सकता। आम जीवन से जुड़ी हुई बातें हों, चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, यहाँ तक कि जो हम लोग अनाज भी पैदा करते हैं खेतों में, उसकी कीमत तय करने के लिए भी हमें राजनीति की तरफ देखना पड़ता है। तो जीवन का ऐसा कोई वस्तु नहीं है, जीवन का ऐसा कोई जरिया नहीं है जो राजनीति से जुड़ा हुआ ना हो। तो लोगों को राजनीति में आना भी चाहिए और राजनीति में बिना किसी भावनाओं से प्रभावित हुए धरातल पे जो सच्चाई हो उसे स्वीकार करते हुए फैसला भी लेना चाहिए। क्या बरेली की जनता के लिए और समाजवादी पार्टी के जो आपके प्यार करने वाले लोग हैं, आपको जो पसंद करते हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनको क्या एक संदेश देंगे अंत में? मैं तो बरेली वासियों से और अपनी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं से और कार्यकर्ताओं से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आपने 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा और इस 10 सालों में बरेली के विकास के लिए, बरेली की तरक्की के लिए, बरेली के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए या किसानों की खुशहाली के लिए अगर आपको ये लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम किया हो तो मुझे कुछ नहीं कहना, और अगर आपको ये लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कोई काम नहीं कर पाई जिसके लिए आने वाला समय उन्हें याद करे, तो इस बार बरेली की 9 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी को जिता देना। मैं भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तो विकसित होगा ही होगा। उत्तर प्रदेश तो देश का नंबर 1 का सूबा बनेगा ही विकास के मामले में, लेकिन बरेली में भी तमाम ऐसी योजनाएं आएंगी जिससे किसान, बेरोजगार, नौजवान ये भी खुशहाल दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत मिलकर अच्छा लगा मुझे। आपको मुझसे बात करके कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा। निश्चित रूप से जब कोई व्यवस्थित तरीके से सवाल करते हैं और जानकारी वाले सवाल करते हैं तो निश्चित रूप से बात करके अच्छा ही लगता है। तो क्या लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ? बिल्कुल। ये चैनल सब्सक्राइब करवा दो। ये बताइए ना, न्यूज फीड मेरे चैनल का नाम है और अच्छा चल रहा है, लोग उस पर बहुत प्यार दे रहे हैं और अब आपको भी लोग उसके चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो भाई शिवम जी आज आए और इनसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इनका न्यूज फीड के नाम से चैनल है, तो सभी मेरा अपने साथियों से अनुरोध है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से अच्छी अच्छी जानकारियाँ इनके चैनल के माध्यम से हम लोगों को मिलेंगी। हाँ, और ये भैया अपनी मर्जी से कह रहे हैं, मेरा वाला काट देना जो मैंने आगे बोला था कि आप बोल दो ऐसा वाला। ठीक है भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आशा करते हैं कि आप जो आपको जिम्मेदारी मिली उसको निभाएंगे और अच्छे से आप बिल्कुल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे राजनेता के रूप में।